हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सब्जेक्ट आपका SEC कैटेगरी का, इसका हम वन शॉट करेंगे। यहाँ पे सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड हैं, प्लस जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी कवर्ड हैं। ठीक है, तो ये वन शॉट रहेगा। यहाँ पे हमारे पास अराउंड 25 पेजेस हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस में मैंने हर एक चैप्टर को डिवाइड किया है, तो हम उस वाइज कवर करेंगे। तो ये अभी हमारा जो सेकेंड एंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है उनके लिए है। तो अभी फ़िलहाल ये सिक्स सेमेस्टर का कल एग्ज़ाम है, तो उसके लिए स्पेशली है। लेकिन जिनके भी पास किसी भी सेमेस्टर में हो, चाहे फर्स्ट थर्ड फिफ्थ हो, चाहे सेकंड फोर्थ सिक्स्थ, SEC में पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का सब्जेक्ट है, तो उसके लिए ये रहेगा। इसके नोट्स की PDF चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में सारे स्टेप्स मेंशन है कि कैसे PDF मिलेगी आपको। तो हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको क्वेश्चन वाइज करना है। तो मैंने पहले क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। जो हमारा सब्जेक्ट है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। तो इस जो प्लानिंग प्रोसेस है इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम ही है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। तो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, एक ऐसी प्रोसेस इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इनकम। अपनी इनकम जो है उसको मैनेज करना, विद अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, टैक्स, इन ए प्रॉपर वे टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन ए लाइफ। मतलब पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। तो पर्सनल मतलब खुद की, फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड प्लानिंग करना। जैसे आप कितने पैसे कमा रहे हो, उसमें से कितना खर्च करने वाले हो, कितना आप सेव करोगे, कुछ अमाउंट आप इन्वेस्ट करने वाले हो, कुछ आप इंश्योरेंस में लगा दोगे, टैक्स भी पे करना है। तो इन सब को जब हम मैनेज करते हैं, इन सब की जब हम प्लानिंग करते हैं, तो उसी को बोलते हैं पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। पर्सनल जो इनकम होती है आपकी, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना। ये हेल्प करती है हमें यूज़ करने में अपनी मनी को वाइजली, मतलब अच्छे तरीके से। और इससे अगर हम सेव करके चलते हैं तो फ्यूचर में हम अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो वो ख़रीद सकते हैं। तो ये हमें हेल्प करती है एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए। अगर आपकी रिटायरमेंट हो गई उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपने की होगी तो आपके पास पैसा होगा ऑलरेडी, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उस केस में भी आपके पास पैसा रहेगा। अगर आपको कुछ ख़रीदना है, कोई एसेट्स जैसे कि घर पे फर्नीचर ख़रीदना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो आपके पास मिल जाएगा उस टाइम पे जब आपको ख़रीदना होगा। एग्जाम्पल देखें तो इफ़ ए पर्सन वॉन्ट्स टू बाई हाउस, अगर एक इंसान घर ख़रीदना चाहता है या फिर वो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा बचा के रखना चाहता है, या फिर वो रिटायरमेंट के लिए पैसा बचा रहा है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करेगी उसको अरेंज करने में इनकम और सेविंग को सिस्टमेटिकली इन गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, इम्पोर्टेंस, अब इसकी ज़रूरत क्यों है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की। सबसे पहले आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा, आप प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे कि कितनी इनकम, सैलरी जो है आपकी, उसमें से आप कितना तो खर्च कर रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो, और कितना आप सेव कर रहे हो, तो आप ये मैनेजमेंट करके चलोगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी आपके पास। अगर आपके पास यहाँ पे जैसे मेडिकल में इमरजेंसी आ गई, आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो आपने पहले से सेव कर रखे होंगे तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। सो आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी। उसके बाद ये रेगुलर सेविंग करते रहोगे, इसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो एक गुड हैबिट बनेगी आपके अंदर। फिर है हेल्प करता है रिटायरमेंट और फ्यूचर प्लानिंग में। अगर आपके बच्चों को एजुकेशन चाहिए, लेट्स से MBA करना है, तो यहाँ पे MBA करने के लिए अराउंड 50 लाख लगते हैं। तो अब उतने पैसे चाहिए तो आपको पहले से सेव करके चलना होगा, तभी इतने पैसे बच पाएंगे। और रिटायरमेंट, आपकी रिटायरमेंट आ गई, अब उसके बाद कैसे खर्चा चलाओगे आप लोग, तो उसके लिए सेविंग्स चलती हैं। आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी रिड्यूस करता है कि आपको लगता है कल अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को क्या होगा, मतलब मेरी फैमिली का क्या होगा, उनके पास पैसा नहीं देगा। तो अगर आप ऐसा प्लानिंग करके चलते हो, सेव करके चलते हो, तो आपके ऊपर ये स्ट्रेस नहीं रहता। इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग, आप पैसों से रिलेटेड जो भी डिसीजन लोगे सोच समझ के लोगे। प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल रिस्क। अगर लेट्स से आपने शेयर मार्केट में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपको लॉस हो गया, तो आपको ये नहीं रहेगा हाँ भाई बहुत लॉस हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। नहीं, आपने पहले से सेव कर रखा था, आपने सोच समझ के लगाया था कि ये पैसे अगर मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया, इसका मतलब ये है कि मेरे पैसे कभी थे ही नहीं, मुझे ये मानना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पर लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट हो सकता है अगर किस्मत रही तो।
तो ये इम्पोर्टेंस थी। उसके बाद क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं प्रोसेस में फाइनेंशियल प्लानिंग के। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसकी प्रोसेस होती है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, देन ये करना है, देन ये। तो ये कैसे समझ आता है हमें, तो वो देखना है। तो जो सबसे पहले है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल गोल। सबसे पहले आप अपना गोल सेट करो कि आपको ये पैसा सेव करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो क्यों करनी है। द फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफाई फाइनेंशियल गोल्स एंड प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, किस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान देते हो, आपके गोल्स क्या हैं। जैसे कि गोल्स आपके शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं जो कि कुछ छोटे टाइम के लिए, मीडियम टर्म भी हो सकते हैं जो कि 1 साल या 2 साल के लिए, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं जो कि 5 साल 10 साल के लिए, शॉर्ट टर्म 5 महीने 6 महीने के लिए। तो ये गोल्स किस कैटेगरी में आपके गोल्स आते हैं वो सेट करो सबसे पहले। जैसे एग्जांपल, अगर आपको एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो ये शॉर्ट टर्म गोल है, बिकॉज आप मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहोगे अगले 6 महीने में, तो दिस इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल। वाइल परचेजिंग ए हाउस, अगर आपको हाउस खरीदना है तो हाउस तो 6 महीने में नहीं खरीद सकते, इतना पैसे एकदम से कैसे सेव करेंगे, तो उसके लिए 2-3 साल लगेंगे, तो उसके लिए वो क्या हो गया लॉन्ग टर्म गोल। तो हम मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेके चलेंगे पूरी प्रोसेस में। तो फ़ोन के लिए ये हमारा है कौन सा गोल, शॉर्ट टर्म गोल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है असेसिंग करंट फाइनेंशियल पोजीशन। तो अभी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब आपको ये इवेल्युएट करना है, चेक करना है कि आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके पास एसेट्स कितनी है, सेविंग कितनी है, लायबिलिटीज़ और इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें चेक करो कि कितनी है आपके पास। जैसे कि अगर एक इंसान है वो चेक करता है उसकी सैलरी इतनी है, उसके पास बैंक बैलेंस इतना है, लोन इतना, मंथली एक्सपेंस इतने, फिर वो फाइनेंशियल प्लान बना सकता है। हम मोबाइल फ़ोन खरीद रहे थे यहाँ पे, ठीक है, तो हमारी सैलरी लेट से हम मानते हैं 10,000 रुपये हम, ओके, बैंक बैलेंस 5,000 रुपये हमारे पास है, ठीक है। लोन हम ले सकते हैं 3,000 रुपये का, हमारे पास मंथली एक्सपेंसेस हो जाते हैं 5,000 रुपये की, ठीक है। तो अभी हमारी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या हुई, तो ये 5,000 मंथली एक्सपेंस, ये बैंक का बैलेंस हटा दो, फिर 3,000 7,000 रुपये हमारे पास टोटल हैं जो कि हम फ़ोन में लगा सकते हैं, ठीक है। सब कुछ हटाने के बाद हमने अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो देख ली। अब नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम और रिस्क। अब आइडेंटिफाई करो कि आगे क्या रिस्क हो सकता है। देखो, अब लोन लिया है तो इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये रिस्क है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड वेट, यहाँ पे हमारे पास 10,000 बचते हैं, 13,000 रुपये बचते हैं, ठीक है। अब ये लोन लिया है तो इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये रिस्क है, तो हमें 3,000 देने पड़ेंगे। तो अब हमारे पास कितने बचेंगे, 10,000 रुपये हमारे पास बचेंगे, ठीक है। मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, इंक्रीजिंग डेट मे क्रिएट फाइनेंशियल डिफिकल्टी। नाउ प्रिपेयर ए फाइनेंशियल प्लान, ए सुटेबल प्लान बनाओ अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, इनकम, रिस्क, कैपेसिटी। ए पर्सन में डिसाइड हाउ मच अमाउंट शुड बी सेव। अब आपके पास सैलरी है 10,000 रुपये, लेट्स से आप 20,000 का फ़ोन खरीद रहे हो या फिर 15,000 का फ़ोन खरीद रहे हो, तो आपको 5,000 रुपये और चाहिए, मतलब आपको 5,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे, सेव करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको सेव करने पड़ेंगे, 10,000 आपकी सैलरी है, उसमें से 5,000 सेव करने पड़ेंगे, तो मतलब 2 महीने में कर सकते हो, 2,500 एक महीने में सेव कर लो, 2,500 दूसरे महीने में, ठीक है। इम्प्लीमेंट करो फाइनेंशियल प्लान को। अब आपने प्लान बना लिया कि मैं नेक्स्ट 1 मंथ में तो 2,500 सेव करूँगा, उससे अगले मंथ में 2,500 सेव करूँगा, ठीक है। तो अब आपने इम्प्लीमेंट करना है उस प्लान को, रियल में करना है, ठीक है। आपको सेविंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, इंश्योरेंस, बजटिंग, ओपन करना है, SIP अकाउंट परचेज करना है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है। रिव्यूइंग, रिविजिटिंग। अब आपको फाइनेंशियल प्लान देखना है कि आप लेट्स से आपको 2,500 रुपये सेव करने थे, लेकिन आप कर पाए इस महीने में 2,000 रुपये, ठीक है। तो अभी आपको 3,000 रुपये और चाहिए, तो 10,000 रुपये आपके पास पहले थे, ठीक है। आपको फिर क्या चाहिए थे, 5,000 रुपये और चाहिए थे, 5 में से आपने 2 तो कर लिए, 3 बच गए। तो अभी आपको रिव्यू करना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा कि इस महीने में मुझे सिर्फ 2,500 नहीं करने, 500 रुपये वहाँ पे रह गए, तो 3,000 करने पड़ेंगे इस महीने में। तो आपको 3,000 करने हैं, तो रिवाइज़ करना पड़ेगा आपको फिर से अपने प्लान को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने देखा कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, अपनी जो इनकम है, अपनी जो सैलरी है उसकी प्लानिंग करना, देन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देन उसके स्टेप्स डिटरमाइन करो, सबसे पहले आपका गोल क्या है, देन आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसको देखो, देन आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड रिस्क, आगे क्या आ सकते हैं, देन प्रिपेयर करो एक फाइनेंशियल प्लान, फिर उस प्लान को जो प्रिपेयर किया है उसको इम्प्लीमेंट कर दो। देन उसके बाद अगर आपकी सैलरी वगैरह बढ़ गई या फिर आप सेव नहीं कर पाए, इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो आपके जो प्लान बनाया था उसको रिव्यू करो और रिविजिट करो वहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ ए बोर्डर टर्म। तो हमने देखा ये पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, ठीक है।
वी हैव डन दिस, कि अपने पर्सनल जो सैलरी है उसको प्लान करना सारी को। ये बोर्डर टर्म है, मतलब बड़ी टर्म है। किससे? मोर देन इन्वेस्टमेंट एडवाइस सब्सिक्वेंट प्लेसमेंट ऑफ फंड्स डिस्कस। तो देखो, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। क्यों? क्योंकि हम इसमें सारी जो हमारी सैलरी है इंडिविजुअल की सारी पे बात करते हैं। मैनेजिंग इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिसोर्स टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते, यहाँ पे हम बात करते हैं कि कुछ चीज़ हमें ख़रीदनी है, हमें इनकम, हमारी एक्सपेंसेस कितनी है, सेविंग कितनी है, टैक्स कितनी है, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते। हमने क्या देखना था, ये बॉर्डर टर्म है। किससे? इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट से तो ऑफ कोर्स बॉर्डर है। क्यों? क्योंकि हम पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या देखते हैं, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, सैलरी कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। सेविंग्स कितनी कोई कर रहा है, टैक्स कितना पेमेंट कर रहा है, इंश्योरेंस है या नहीं, सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में हम क्या देखते हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट को ही देखते हैं। तो कौन बढ़ा हुआ सबसे? तो ये वाला बढ़ा हुआ। ठीक है, बॉर्डर टर्म है। ओके, दैट्स गुड, वो लाइन सही है। The statement means personal financial planning is much wider than advising invest to money. इन्वेस्टमेंट उसका पार्ट है। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट इसका पार्ट है, ना कि ये बड़ा है। ठीक है, ये फाइनेंशियल प्लानर स्टडी करता है कि इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने, आपकी लाइबिलिटी कितनी है, गोल्स क्या है, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, सारी चीज़ स्टडी करके वो प्लान बनाता है। फाइनेंशियल प्लानर कौन होता है? जो कि आपका फाइनेंशियल, जो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करता है ना, वही होता है फाइनेंशियल प्लानर। तो अब वो प्लानिंग करेगा तो वो सारी चीज़ें देखेगा ना कि आपके इनकम कितनी, खर्चे कितने करते हो, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, गोल्स क्या हैं आपके, अगर कोई लॉस होता है कि आपको उसको बियर कर पाते हो, एंड फ्यूचर की नीड्स क्या है आपकी, सारी चीज़ें देखते हैं, तभी तो आपके लिए एक सूटेबल प्लान बना पाएगा। नाउ, कौन से एरिया हैं जो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कवर किए गए हैं? तो सबसे पहले आप हमारे यहाँ पे देखते हैं इनकम कितनी है और एक्सपेंसेस कितने हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बजट बनाते हैं पूरी सैलरी का, कि सैलरी में से हम लोग इतना तो खर्च करने वाले हैं, एक्सपेंस जो स्पेंड बोलते हैं उसको, और इतना हम लोग सेव करने वाले हैं। ठीक है, और फिर कंट्रोल करते हैं अननेसेसरी एक्सपेंस। हम फालतू के खर्चे नहीं करेंगे यहाँ पे, जो नेसेसरी है, जो ज़रूरत है, वही खर्चे करने वाले। ये फैमिली में प्रिपेयर मंथली बजट टू इंक्रीज सेविंग। सेविंग को बढ़ाने के लिए फैमिली एक मंथली बजट बना सकते हैं कि इतना खर्चा करेंगे, इससे ऊपर नहीं करेंगे, फालतू की चीज़ें अब नहीं खरीदेंगे। ठीक है, इनकम और एक्सपेंस दोनों की मैनेजमेंट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। सबसे पहला एरिया यही होता है। तो यहाँ पे दूसरा एरिया क्या है? तो दूसरा एरिया है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, यहाँ पे हमने इनकम की कर ली, एक्सपेंस की कर ली, अब हम करेंगे सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की। ये गाइड करता है किसी भी इंडिविजुअल को कि आपके लिए जो सूटेबल इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, या फिर फिक्स डिपॉजिट में, या फिर पेंशन स्कीम में। पेंशन स्कीम में एनपीएस, पीपीएफ, ये सारी आती हैं। तो यहाँ पे देखो, आपका गोल था कि 5,000 रुपये आपको सेव करने हैं, बिकॉज पैसा आपको फ़ोन खरीदना है, तो वो शॉर्ट टर्म गोल था 6-7 महीने के लिए। तो एफडी में तो नहीं करोगे, पेंशन में भी नहीं करोगे, तो आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, शेयर्स वगैरह में। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी रिटर्न मिलेगा उसका। देन है रिस्क एंड इंश्योरेंस प्लानिंग। अब हम देखते हैं कि हमारा रिस्क और इंश्योरेंस की प्लानिंग होती है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है हमें रिस्क के अगेंस्ट, कि अगर हमें बीमारी हो जाए, या हमारा एक्सीडेंट हो जाए, या किसी की डेथ हो जाए, तो हमें पैसा की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से आएगा? हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। इन सभी इमरजेंसीज के बर्डन को कम करने के लिए हम इन ऑप्शंस को देख सकते हैं। फिर टैक्स प्लानिंग, ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में टैक्स की जो लाइबिलिटी है उसको, थ्रू डिडक्शन और एग्जेम्पशन। हम टैक्स प्लानिंग करते हैं तो हमें उसमें कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C हेल्प करता है सेविंग इनकम अंडर टैक्स। नाउ रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल जो प्लानिंग होती है वो इंश्योर करती है कि आपकी जो रेगुलर इनकम है और जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है रिटायरमेंट के बाद रहे, ताकि सेव करनी, जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर दो पेंशन प्लान्स में और रिटायरमेंट फंड्स में, तब आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी आपके रिटायरमेंट के बाद भी। ई स्टेट प्लानिंग, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है एसेट्स का। ई स्टेट का मतलब होता है आपके पास कितनी एसेट्स हैं, तो इनका जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वेल्थ का, तो हमारी डेथ के बाद किसके पास क्या जाएगा हमारा जो है, तो उसी को बोलते हैं ई स्टेट प्लानिंग। प्रिपरेशन करना ऑफ विल फॉर द फैमिली। उसके बाद इम्पोर्टेंस इन टुडे डायनेमिक फाइनेंशियल मार्केट। आज के ज़माने में पर्सनल
फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उसी तरीके से हमें पैसों की ज़रूरत है, तो उसको मीट करने के लिए हमें प्लानिंग करनी ज़रूरत है। दूसरी, तो हमारी रहने का खर्चा भी बढ़ रहा है। जैसे हम रह रहे हैं, लेट्स से मुंबई में कोई रह रहा है, तो वहाँ पे वो जॉब कर रहा है, तो जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब की सैलरी है लेट्स से 80,000, ठीक है। तो वहाँ पे जो रहने का खर्चा है वो 50,000 आ रहा है, तो देखो 30,000 बच गए। तो अभी क्या बात हुई कि लिविंग कॉस्ट बढ़ रहा है, तो अब ये 50 से 70 हो सकता है, तो क्या बचेगा, 10,000 बचेगा सिर्फ। तो इसीलिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करनी चाहिए। मार्केट अनसर्टेनिटी, एकदम से इन्फ्लेशन आ जाए या फिर एकदम से प्राइस सबके डाउन चल जाए। आपका कोविड, जैसे कोविड-19 आया था, सारा सबके ऑफिसेज बंद हो गए थे, सैलरी मिलना बंद हो गई थी, तो कैसे लोगों ने घर चलाया। मेडिकल के एक्सपेंसेस, एकदम से इमरजेंसी आ जाए मेडिकल की, तो इसीलिए इंश्योरेंस करना ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम इंश्योरेंस भी करवाते हैं। देन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए, तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने के लिए। नाउ, हाउ डू फाइनेंशियल गोल्स फिट इनटू फाइनेंशियल प्लान्स, मतलब फाइनेंशियल गोल्स और फाइनेंशियल प्लान्स डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं। एक्सप्लेन करो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स फॉर एस्टेब्लिशिंग फाइनेंशियल गोल्स। तो देखो, फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, फाउंडेशन होते हैं फाइनेंशियल प्लान्स की। हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या है, प्लान तो जब बनाएंगे जब हमें पता चलेगा कि हमारा गोल क्या है। तो फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर किया जाता है अचीव करने के लिए किसी भी गोल को विद इन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। अगर आपका गोल है कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आपका गोल है आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, तभी आप प्लान बनाओगे कि ऐसे 2 साल है मेरे पास, इतने में पढ़ना है, वो करना है, वो करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि मुझे क्या बनना है, तो आप क्या प्लान बनाओगे कि क्या करने वाला हूँ, तो ऐसे नहीं पता चलता ना। तो प्लान ज़रूरी होता है, लेकिन उससे पहले हमें गोल डिसाइड करना होता है, ताकि हम मैनेज कर सकें हमारी इनकम को, सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस को अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिकली। तो यहाँ पे हाउ फाइनेंशियल गोल्स फिट इनटू फाइनेंशियल प्लान। सबसे पहले, हाउ मच मनी शुड बी सेव्ड। देखो, हमने डिसाइड करना है कि कितनी मनी सेव करनी है। तो लेट्स से हमें देखा था 5,000 रुपये सेव करने मोबाइल फ़ोन के लिए, 10,000 हमारे पास पहले से हैं। वेयर मनी शुड बी इन्वेस्टेड, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो हम कर सकते हैं शेयर्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में। तो यहाँ पे देखो, बॉन्ड्स में नहीं कर सकते, यहाँ पे से गोल्ड में नहीं कर सकते, शेयर्स में कर सकते, क्योंकि हमें पैसा 2 महीने में चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। गोल्ड को अगर बेचोगे खरीद के, बहुत टाइम लगता है इसमें, तो यहाँ से और रिटर्न भी जल्दी नहीं आएगा। प्राइस एकदम से थोड़ी ना ऊपर जाता है, बहुत टाइम लेके ऊपर जाता है। शेयर्स में ऊपर जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम शेयर्स में करेंगे। उसके बाद, लेवल ऑफ रिस्क ऑफ इंडिविजुअल कैन टेक फॉर टाइम पीरियड अचीविंग गोल्स। आप कितना रिस्क ले सकते हो, ये भी डिटरमाइन करता है कि आप किस में इन्वेस्ट करने वाले हो, कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। देखो, शेयर्स में बहुत ज़्यादा रिस्क है, बॉन्ड्स में भी ज़्यादा रिस्क है, गोल्ड में उतना रिस्क नहीं है। तो आप कितना रिस्क ले सकते हो, ये बताता है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो। ये फाइनेंशियल प्लान डिज़ाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज़, इनकम और फ्यूचर नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। फाइनेंशियल प्लान कैसे बनता है कि आपकी आगे क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, आपकी इनकम कितनी है और आपकी फ्यूचर में नीड्स क्या हैं। देखो, अगर किसी पर्सन को एक घर खरीदना है 10 साल के बाद, जैसे कि आपको घर खरीदना है 10 साल के बाद, द फाइनेंशियल प्लान विल इंक्लूड लॉन्ग टर्म सेविंग। इसमें क्या होगा, आप 10 साल बाद खरीदना है, मतलब लॉन्ग टर्म, बहुत टाइम बाद, तो इसमें सेविंग्स भी करेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। और ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे गोल्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 10 साल बाद खरीदना है, बहुत प्राइस बढ़ेगा गोल्ड का इतने। तो इसलिए फाइनेंशियल गोल्स हमें प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शन पर्पज़ फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स फॉर फाइनेंशियल गोल्स, तो 3 कैटेगरीज होती हैं मेन, जिसमें पहला शॉर्ट टर्म, फिर मीडियम, फिर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, ये गोल्स विद इन 1 ईयर में कंप्लीट हो जाने चाहिए। जो 1 या 1 साल से कम में जो कंप्लीट होते हैं उनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। जैसे कि आपको मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, स्कूल की फ़ी पे करनी है, इमरजेंसी फंड्स क्रिएट करने हैं, वेकेशन पे जाना है, तो इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं इसमें लो रिस्क होता है एक तो, और हाई लिक्विडिटी होती है, लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब आप जल्दी से उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। मीडियम टर्म, यहाँ पे मीडियम टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं जो कि 1 to 5 ईयर, वो 1 या 1 से कम हो गया। अभी ये वाला कितना होता है, ये 1 या फिर 5 साल तक होता है, ठीक है, 1 to 5 ईयर्स। जैसे आपको कार खरीदनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, हायर एजुकेशन करनी है,
होम ठीक करवाना है, रिनोवेशन करना है। तो मीडियम जो टर्म गोल्स हैं उनको प्लानिंग चाहिए किसके बीच में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में। फिर आते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स जो कि 5 साल या फिर उससे ज़्यादा होते हैं, मोर देन 5 ईयर, 5 साल या फिर उससे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे घर खरीदना है, किसी बच्चे की शादी करवानी है, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चलेगी इसमें। जैसे म्यूचुअल फंड में लगा दिया, पेंशन प्लान, रिटायरमेंट स्कीम, तो ये होता है, ठीक है। 3 टाइप के फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। पहला टाइम्स के ऊपर डिवाइडेड है ये। पहला शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स जो कि सिर्फ 1 साल में। फिर दूसरा हमारा होता है, एक सेकेंड, हाँ, लॉन्ग टर्म, सॉरी, मीडियम टर्म जो 1 से 5 साल। देन लॉन्ग टर्म जो कि मोर देन 5 ईयर्स। नाउ इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल गोल्स की, गोल्स, ठीक है, हमारे पास होनी चाहिए, उनकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, एक तो ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि आपको जाना क्या है। लास्ट आपको, आप यहाँ हो, ठीक है, आप यहाँ हो, आपको पता है, जैसे आप यहाँ पे हो, मान लो आप आपके घर पे हो, ठीक है, जैसे आपका नाम है राम, आप राम के घर पे हो, आपको जाना है सीता के घर पे, ठीक है। तो आपको अब पता लगाने कि कैसे जाना है मुझे, आपको रास्ता नहीं पता लेकिन आपको सीता के घर पे जाना है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, और यहाँ से भी किसी भी तरीके से जा सकते हो। आपको पता है कि घर कहाँ है, ठीक है, डायरेक्शन पता है। लेकिन अगर ऐसा होता कि आपको ये नहीं पता होता कहाँ सीता का घर है, तो आप क्या करते, आपके पास यही नहीं होता कि गोल क्या है, आपको जाना कहाँ है ये नहीं पता, लेकिन आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, कहाँ जाओगे लास्ट में ये नहीं पता। तो इसलिए प्लानिंग के पहले फाइनेंशियल डायरेक्शन होनी ज़रूरी है। आप इन्वेस्ट किए जा रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए, मुझे कितने पैसे चाहिए, क्या चाहिए, तो फिर उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या है, ठीक है। प्रॉपर एलोकेशन करते हो इनकम का और सेविंग का। यहाँ पे आपकी इनकम है, सैलरी है, सैलरी में से इतना आप सेव करने वाले हो और इतना आप इन्वेस्ट करने वाले हो, इतना आप एक्सपेंस करने वाले हो, तो प्रॉपर डिवाइड कर देते हो आप। इससे क्या होगा, आपकी स्पेंडिंग और जो इन्वेस्टमेंट हैबिट्स हैं वो अच्छी बनेंगी। फ्यूचर जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, एंड जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको सेट करते हो कि मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है मुझे एजुकेशन चाहिए, दूसरी प्रायोरिटी है मेरी कि मुझे मम्मी के लिए कुछ ख़रीदना है, फिर पापा के लिए, देन ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं मेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ उसके मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग और इनकम के साथ नहीं है कि कितना पैसा खर्च किया और कितना रख लिया, नहीं, ये उसके साथ भी है कि आपने ये जो फंड्स हैं उनको फिक्स कमेटी के साथ कैसे एलोबरेट करना है, ठीक है, ये बताना है हमें। तो फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम मैनेज करते हैं हमारी इनकम को, एक्सपेंसिव, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम बात ये नहीं करते कि हमें कैसे पैसा खर्च करना है और क्या कमाना है, हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे मेंटेन करें सफिशिएंट फंड्स, ताकि हम जो हमारी फ्यूचर में जो नीड आने वाली है, जो गोल्स हैं हमारे फ्यूचर के, उनको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास आज पैसा हो, ठीक है। मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, देखो, स्टेटमेंट का मतलब होता है फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ किसके बारे में नहीं है कि इनकम और एक्सपेंसेस क्या है प्रेजेंट में, लेकिन ये इसके बारे में भी है कि क्या हमारे पास इतनी मनी है कि हम हमारी रेगुलर जो नीड्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, उनको फुलफ़िल कर पा रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी हम कुछ बचा पा रहे हैं, क्या हमारे पास इतना सब कुछ है, तो उसी को बोलते हैं स्टेटमेंट। फिक्स कमिटीज़ क्या होती हैं, सॉरी, कमिटमेंट्स क्या होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको रेगुलरली पेमेंट करनी होती है रिगार्डलेस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। आपकी कोई भी कैसी भी फाइनेंशियल कंडीशन हो, आपके पास पैसा हो या नहीं, नो मैटर, ठीक है, आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, मस्ट बी पेड। यहाँ पे मस्ट भी है, मतलब करनी पड़ेगी चाहे कुछ हो जाओ, आपके पास पैसा है नहीं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, आपको इन फाइनेंशियल फिक्स्ड कमिटमेंट्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एग्जांपल ऐसी क्या चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है पेमेंट करने की, तो पहला हाउस का रेंट, अब निकाल देंगे घर से अगर नहीं पेमेंट करोगे तो। अगर होम लोन लिया है तो उसकी ईएमआई, वरना घर बंद कर देंगे वो लोग। देन स्कूल कॉलेज की फ़ीस, बच्चों को बाहर निकाल देंगे। देन इंश्योरेंस का प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी बिल, बिजली काट देंगे। मेडिकल के एक्सपेंसेस नहीं किए तो पेशेंट आउट, लोन रीपेमेंट करनी पड़ेगी, लोन लिया था उसका पेमेंट वापस करो, रिटायरमेंट की सेविंग। तो ये है फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करती है कि ये कमिटमेंट्स को अच्छे से फिल कर दे बिना किसी स्ट्रेस के, ठीक है। रोल क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, इन कमिटमेंट्स को, इन जो एक्सपेंसेस को जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते उनको कैसे फुलफिल करें, तो उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या रोल होता है। सबसे पहले ये क्या करती है, प्रॉपर बजट बनाती है। तो उस बजट के अंदर ये देखती है आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितने करे, सेविंग कितनी है। उसमें ये सेविंग में ऐड भी करेगी कि कमिटमेंट्स आपके कितने हैं। जैसे एक एम्प्लॉई है जो कि डिवाइड करता है मंथली इनकम को
कि आपके इतने तो एक्सपेंसेस होने वाले हैं, इतनी सेविंग है और ये ईएमआई की पेमेंट करनी है। तो देखो आपकी जैसे 10,000 सैलरी है, 10,000 में से मैंने डिवाइड किया कि मुझे 5,000 तो ईएमआई की पेमेंट करनी है, मैं 2,500 रुपये सेव करूँगी और 2,500 का एक्सपेंस करूँगी। तो ये जो 5,000 है ये तो पेमेंट करनी ही करनी है। तो आपका रिस्क एक ख़त्म हो गया, बजट कर लिया। तो वरना आप क्या करते, 5,000 यहाँ खर्च कर देते, 5,000 यहाँ, तो आपको फिर ये ईएमआई की नहीं ये करनी पड़ती। ये कहाँ से करते हैं, लोन लेके, फिर अगले बार फिर लोन की पेमेंट करनी पड़ती। तो इसीलिए क्रिएशन ऑफ इमरजेंसी फंड, आप पहले से जब आप बजट बनाते हो या प्लानिंग करते हो तो आप पहले से इमरजेंसी फंड बना के चलते हो कि क्या पता कैसी सिचुएशन आ जाए जब मुझे पैसे की ज़रूरत पड़े, क्या पता मैं जॉब हमारी खो दूँ या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहते हो। एंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो आपके अंदर एक हैबिट आ जाती है किसकी, स्पेंडिंग करने की, मतलब अच्छे तरीके से स्पेंडिंग करने की, और जो अननेसेसरी जो खर्चे होते हैं उनको रोकने की। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है। हेल्प इन फ्यूचर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको हेल्प करती है आपके फ्यूचर में जो उत्तरदायित्व है, जैसे आपके बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादी, उनका रिटायरमेंट, मतलब आपकी रिटायरमेंट, तो ये सब आपको करना है फ्यूचर प्लानिंग। तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप अभी से प्लान करके चलते हो। रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क और स्ट्रेस, प्रॉपर अगर प्लानिंग करोगे तो प्रोटेक्ट हो गए आप अननेसेसरी खर्चों से और डेट के बर्डन से। आपको ये नहीं रहेगा कि लोन ले लिया अब उसकी पेमेंट कैसे करूँ। आप अगर लोन ले भी लिया इन केस, तो आप ईएमआई पे उसकी पेमेंट करते रहोगे, बिकॉज आप प्लानिंग करके चल रहे हो। तो प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग सफिशिएंट फंड, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इस प्लानिंग की। सबसे पहले आपके जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उनको टाइम पे आप पेमेंट कर दोगे। जैसे लोन की किस्त आ रही है तो आप उसको जल्द की जल्द पेमेंट कर दोगे, बिकॉज आपने पहले से सेव कर रखा है। दूसरा, अगर आपके पास ज़्यादा बोरोइंग कर ली या फिर आपके क्या हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, आपकी जॉब चली गई और 1 साल हो गया, अब आप उसी से खर्चा चला रहे हो जो आपने पहले से प्लान कर रखा था। अगर इन केस आपने नहीं किया उतना प्लान, तो आप कैसे घर चलाते। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी क्रिएट करता है। आप क्रेडिट वर्थ और जो रीपेमेंट है, जैसे आपने लोन ले लिया तो अब पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो उसमें हेल्प करता है। आपका स्ट्रेस रिड्यूस करता है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से। लेट्स से कि किसी को कुछ हो जाता है आपके घर में, तो उसके लिए आप आपको मेडिकल के एक्सपेंसेस चाहिए, आपने इंश्योरेंस भी नहीं करवा रखा, तो आपने प्लानिंग कर रखे पहले से कि मेरे पास 1 लाख रुपए सेव्ड हैं और 10,000 रुपये एफडी के अंदर पड़े हुए हैं, 50,000 रुपये मम्मी के एफडी में हैं, तो वो सबको निकाल के आप पेमेंट कर सकते हो। अगर पहले से प्लानिंग की हुई, नहीं की हुई तो सारा खर्च किया होगा, तो अब कहाँ से लेके आओगे। अब ऐसा तो नहीं है आपके पास जो चीज़ें हैं उनको बेच के निकालोगे पैसा, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। म्यूचुअल फंड स्कीम्स कितने टाइप के होते हैं, उनका रोल क्या होता है एसआईपी में, तो वो हमें एक्सप्लेन करना है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहाँ पे मनी कलेक्ट की जाती है फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स और इन्वेस्ट की जाती है शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज़ बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर। जैसे क्या होता है, अगर आपने एक कोर्स किया हुआ है उसका ये हमारा शेयर्स के बारे में आपने ट्रेडिंग सीखी हुई है, तो आप क्या हो गए, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हो आप, ठीक है, अगर आपने ये सीखा हुआ है तो अब आप क्या करोगे, आप गांव जाओगे आपके और आप बोलोगे मुझे पैसा दो, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इन्वेस्ट करूँगा पैसा आपका शेयर्स में, बॉन्ड्स में और अदर सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर से आपने पैसा ले लिया और इन्वेस्ट कर दिया शेयर्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटी, इसी को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड। मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट का तरीका है जहाँ पे हम लोगों से कलेक्ट करते हैं पैसा, फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, बॉन्ड्स में और जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, गोल्ड वगैरह। तो ये कौन करता है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर, जिसको सब कुछ आता है, जिसको पता है। नाउ इसमें है मैकेनिज़्म ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का मैकेनिज़्म जो मेन थिंग होती है वो क्या होती है, इसके अंदर हमें इसमें इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए। तो सबसे पहले इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए मनी म्यूचुअल फंड में। क्यों करना चाहिए वो भी देखेंगे, पहले देखते हैं क्या चीज़ें। फंड मैनेजर पूल्स मनी टुगेदर, तो यहाँ पे सबकी मनी इकट्ठी कर ली, जैसे कि बहुत सारे लोगों की मनी हमने ले ली तो उन सबकी एक साथ करते हैं। सिर्फ ये नहीं एक बार उसकी कर दी, एक बार उसकी मनी इन्वेस्ट कर दी, सब लोगों की एक साथ मनी इन्वेस्ट होती है यहाँ। ये मनी सिर्फ शेयर्स में नहीं होगी, ये डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में होगी, चाहे बॉन्ड हो, चाहे गोल्ड हो, कोई भी सिक्योरिटी हो, सब में होगी। प्रॉफिट और लॉस होगा तो शेयर किया जाएगा अमोंग इन्वेस्टर्स अकॉर्डिंग टू यूनिट्स दे हेल्ड। जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था उनके अकॉर्डिंग, उनका अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो दिया जाएगा, इफ़ अगर लॉस हुआ है तो वो दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 1,000 पीपल ने इन्वेस्ट किया था वन म्यूचुअल फंड में,
और जो कलेक्टेड अमाउंट थी इन्वेस्ट की गई थी डिफरेंट कंपनीज और एसेट्स में, तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। नाउ कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं? तो पहला होता है इक्विटी फंड, इन्वेस्ट करना शेयर्स में जो कि हाई रिटर्न देते हैं और इसके साथ रिस्क भी उन पे हाई होता है। अगर रिटर्न हाई है तो रिस्क हाई होता है शेयर्स में। इसमें एकदम से प्राइस ऊपर भी जा सकता है शेयर का, एकदम से नीचे भी आ सकता है, तो यू हैव अ हाई रिस्क। ठीक है। डेट में क्या होता है? फिक्स इनकम सिक्योरिटी मिलती है आपको, फिक्स इनकम सिक्योरिटी होती है यहाँ पे। स्टेबल रिटर्न होता है, मतलब आपको इतना 5% मिलेगा या फिर 10%, मतलब आपका फिक्स होता है पहले से। यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे आपका हाई रिस्क होता है। ठीक है। रिटर्न भी हाई होता है। हाइब्रिड, इक्विटी और डेट दोनों में एक साथ कर देना। ठीक है। ओपन एंडेड, यूनिट खरीदना किसी भी टाइम फिर से बेच देना उसको, मतलब इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते कि आपको कब बेचना है। ओपन एंडेड, खरीदो बेचो खरीदो बेचो। क्लोज एंडेड, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी एक फ़िक्स पीरियड के लिए, जैसे कि 2 साल के लिए छोड़ दिया करके, 5 महीने के लिए छोड़ दिया करके, तो ये क्या होता है? फिक्स पीरियड के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। क्लोज एंडेड में आप बार बार खोल के बंद नहीं कर सकते। ओपन एंडेड में आप सेल करो बाय करो, सेल करो बाय करो। ठीक है। रोल क्या होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में? तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब होता है इन्वेस्ट करना फिक्स अमाउंट रेगुलरली म्यूचुअल फंड्स में। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अंदर एक फिक्स अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करना, जैसे कि 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना, तो ये क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये आपकी रेगुलर सेविंग बढ़ाता है। आप हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आप रेगुलर सेविंग करते रहोगे। इन्वेस्टमेंट पे रिस्क कम होता है। देखो म्यूचुअल फंड में करते हैं तो रिस्क कम होता है, शेयर्स में रिस्क ज़्यादा होता है। अफोर्डेबल होता है, छोटे इन्वेस्टर, अब कोई जिसके पास सैलरी कम है तो वो 500 रुपये ही इन्वेस्ट कर सकता है, 1000 रुपये तो वो नहीं लगा सकता बिकॉज उसकी सैलरी कम है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर 500 रुपये आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो हम अगर नेक्स्ट मंथ में भी 500, तो 1 महीने में 2 महीने में आपके पास 1000 रुपये हो गए। ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर ईयर वाइज करते रहोगे, 2-3 साल तक करते रहोगे, तो आपके पास वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी और एक डिसिप्लिन आता है आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये इंपॉर्टेंस है एसआईपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टैक्स प्लानिंग? टैक्स प्लानिंग क्या होता है और क्या प्रिकॉशंस, क्या चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए जब हम टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, और क्या डिफरेंस होता है बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन? तो देखो टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है अरेंज करना फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को इस तरीके से ताकि टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो कम हो सके लीगली। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलीगल तरीके से, हम बात करते हैं लीगल तरीके से कैसे टैक्स की लाइबिलिटी कम हो सकती है। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए टैक्स प्लानिंग करते टाइम पे? तो देखो जो प्लानिंग कर रहे हो वो टैक्स की वो लीगल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से आप टैक्स बचा रहे हो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड नॉट बी मेड एनी टाइम, मतलब आप सेविंग के लिए आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लो। आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए टैक्स लॉज की, क्या क्या लॉज हैं टैक्स की, टैक्स के रिलेटेड क्या क्या रेगुलेशंस है, कानून है जो कि सरकार ने बनाए हुए हैं, उनका आप उल्लंघन नहीं करोगे। इन्वेस्टमेंट शुड मैच करनी चाहिए फाइनेंशियल गोल्स को, एंड गलत इंफॉर्मेशन इलीगल प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है। इलीगल काम नहीं करना और ऊपर से आपको नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज़ के बारे में, यही प्रिकॉशंस है। अब टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एविजन में क्या डिफरेंस है? टैक्स अवॉइडेंस मतलब टैक्स अवॉइड करना किसी भी तरीके से, ठीक है, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो। टैक्स एविजन मतलब उससे बचना। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो देखो टैक्स अवॉइडेंस रिड्यूस करना टैक्स की लाइबिलिटी लीगल तरीके से टैक्स जो है कम करना। हाइड करना इनकम इलीगली। टैक्स इवेजन मतलब उससे बच के भागना, चाहे कुछ हो जाए हम टैक्स नहीं पे करेंगे, अपनी इनकम कम दिखाना। तो ये क्या होता है? इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। ये होता है लीगल, ये इलीगल। यहाँ पे लूप होल्स जो लॉ के अंदर है, कानून के अंदर, उसका यूज़ करना कि कानून लॉ के अंदर ये तो मेंशन है कि आपको टैक्स पेमेंट करनी है, लेकिन ये नहीं मेंशन कि कितने किस पे करनी है, तो उसका यूज़ करना। यहाँ पे फ्रॉड करना, मिस रिप्रेजेंटेशन करना कि आपकी इनकम है 1 लाख रुपए कमाते हो आप, आपने दिखा दिया कि हम लोग 50,000 रुपये ही कमाते, तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ये तरीका यूज़ ना करना। ठीक है। यहाँ पे अगर अवॉइड करते हो तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती क्योंकि आपने लीगल तरीके से किया। लेकिन अगर आप पकड़े जाते हो कि आपने 1 लाख थी 50,000 रुपये दिखा रखे हैं, तो इसमें आपको पेनल्टी जुर्माना लग सकता है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें लीगल एक्शन में 2 साल की जेल और 50,000 रुपये का आपका वो पेनल्टी लग सकती है आपको।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस। देखो आज के ज़माने में हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में सिर्फ एक है कमाने वाला, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी। कभी भी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। इंडेमिनिटी होती है हेल्थ प्लान एक, और एक फिक्स बेनिफिट हेल्थ प्लान होते हैं। दो टाइप के होते हैं, दोनों में डिफरेंस देखना है। तो इंडिया के अंदर क्यों ज़रूरत है, कहीं पे भी देख लो ज़रूरत तो है, इंडिया के अंदर ज़्यादा ज़रूरत क्यों, क्योंकि मेडिकल के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो उनको एक साथ प्लानिंग, अगर लेट्स से एक बार भी अगर कोई मेडिकल में जाता है तो उसको जैसे कि 50,000 रुपये तो लग ही जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो आप अगर आपकी सैलरी 80,000 रुपये है तो 50,000 एक बार में, अगर एक महीने में 2-3 बार चले गए तो सीधे ओवर ड्यू हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। दूसरा, ये आपके फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग इलनेस। जब आप बीमार हो तब आप सैलरी नहीं लेके आ सकते बिकॉज आप काम नहीं कर रहे, तो आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहिए, तो यही प्रोवाइड करेगा। रिड्यूस करता है आपका बर्डन हॉस्पिटल एक्सपेंसेस से, ये पेमेंट करेगा। हेल्थ इंश्योरेंस हेल्प करता है इमरजेंसीज, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तब आपकी हेल्प करता है। आपको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इंडेमिनिटी प्लान और फिक्स बेनिफिट प्लान। तो ये एक्चुअल जो मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं उनको पेमेंट करेगा, चाहे वो 10 लाख हो चाहे 20 लाख, सबकी पेमेंट करेगा। ये फिक्स बेनिफिट अमाउंट है, आपको फिक्स आपने करवा रखा होगा ना, आपको 5 लाख रुपए देगा। अब आपके जो एक्सपेंस है, चाहे 10 लाख हो चाहे 20 लाख हो चाहे 2 लाख हो, ठीक है, या आपको सिर्फ 5 लाख रुपए देगा, आपने फिक्स अमाउंट पे की थी उसके लिए। ये कवर करता है सारे ट्रीटमेंट के कॉस्ट, यहाँ पे आपको फिक्स कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये हॉस्पिटल के बेस के ऊपर जो बिल है कितने का आएगा उतने पैसा देगा, या आपके पॉलिसी के टर्म के बेस पे कि आपने 5 लाख का करवाया था तो आपको सिर्फ 5 लाख मिलेंगे, फालतू नहीं मिलेंगे। ये मेडिक्लेम पॉलिसी है, ये क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है। तो उसके बाद है नेक्स्ट, शुड एन इंडिविजुअल प्लान फॉर रिटायरमेंट। क्या किसी को अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहिए। एक्सप्लेन प्रोसेस और रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर किसी को करना चाहिए तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, और रिवर्स मॉर्गेज क्या होती है, और पेंशन प्लान्स क्या है जो कि इंडिया के अंदर अवेलेबल है। तो देखो, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं, तो हाँ आपको करनी चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग। क्यों, क्योंकि जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपके पास सैलरी नहीं आएगी हर महीने, तो आप अपने घर के खर्चे कैसे चलाओगे। तो उसके लिए रिटायरमेंट के बाद आपके पास पैसा होना ज़रूरी है, तो उसी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए रिटायरमेंट के लिए। एक तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहोगे, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगर आपने जॉब छोड़ दिया, आपने रिटायर ले लिया, तो उसके बाद आपके पास सैलरी रहेगी, आपकी पेंशन रहेगी। आप अपने फ्यूचर के जो एक्सपेंसेस हैं उनको अच्छे से मीट कर सकते हो, आपकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी, एंड जो आपके फाइनेंशियल जो स्टैंडर्ड है लिविंग के, रहने के तरीके हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, इवन हाई होंगे वो, ठीक है। प्रोसेस, अब रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, ठीक है, यस वी हैव टू डू दिस। अब कैसे करनी है, हाउ, तो कैसे करनी है, तो सबसे पहले देखो कि आपकी फाइनेंशियल नीड्स क्या है अभी, सॉरी फ्यूचर की, आपको फ्यूचर में क्या चाहिए, ठीक है, देखो। फिर उसके बाद कैलकुलेट करो एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट इनकम, आपके फ्यूचर में कितनी एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट इनकम हो सकती हैं। फिर रेगुलर सेविंग स्टार्ट करो और इन्वेस्टमेंट, देन एक सूटेबल पेंशन प्लान लो, देन रिव्यू करो उस प्लान को रेगुलरली। तो देखो, सबसे पहले हमारी फ्यूचर में फाइनेंशियल हमें 10,000 हर महीने चाहिए, तभी हमारा मतलब जो रिटायरमेंट के बाद खर्चा चलेगा, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करो कि रिटायरमेंट के बाद इनकम कैसी होगी, तो वो हमारी है 5,000 रुपये। अगर अब मैं कुछ नहीं करती हूँ ना, तो मेरे पास रिटायरमेंट के बाद हर महीने 5,000 रुपये आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सेविंग स्टार्ट कर देती हूँ और इन्वेस्टमेंट करती हूँ, तो मुझे 10,000 चाहिए, तो 5,000 की सेविंग और इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो 10,000 आ सकते हैं। तो इसके लिए मुझे एक प्लान चाहिएगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, एनपीएस में करूँ या फिर पीपीएफ में करूँ या फिर एन्युटी प्लान में करूँ, तो कौन से वाले में करूँ, इन तीनों के लिए मुझे सोचना होगा, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। और फिर इन प्लान को देखना होगा, अगर मैंने एनपीएस में कर दिया तो इसमें अगर मेरे 5,000 नहीं बन रहे तो मैं इस पर शिफ्ट हो सकती हूँ, अगर यहाँ पर भी मुझे लॉस हो रहा है यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है, तो रिवर्स मॉर्गेज में क्या होता है, सीनियर सिटीजन्स मॉर्गेज करते हैं उनके हाउस को टू बैंक, मतलब जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग जिनको बोलते हैं, वो अपने घर को गिरवी रख देते हैं बैंक के पास, और उसके बदले में उनको हर महीने इनकम मिलती है कंटिन्यू, जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक रिसीव करते हैं मॉर्गेज, ठीक है। रिवर्स मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, सीनियर जो सिटीजन्स होते हैं वो मॉर्गेज कर देते हैं अपने हाउस को, घर को बैंक को दे देते हैं, वो उसके बदले में उनको रेगुलर इनकम देता है जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक, ठीक है। अब उसके बाद बेनिफिट, सीनियर सिटीजन्स मैनेज करते हैं पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस इन्हीं चीज़ों से, ठीक है।
अब पेंशन प्लान्स क्या क्या है इंडिया के अंदर। पहला है नेशनल पेंशन प्लान एनपीएस। ये गवर्नमेंट सपोर्टेड पेंशन प्लान है जिसके अंदर इंडिविजुअल को रेगुलरली इन्वेस्ट करना होता है मनी ड्यूरिंग द वर्किंग ईयर्स, रिसीव पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्प करता है, आपको टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। जैसे आप जब पैसा कमा रहे हो, जब आप कहीं पे जॉब करते हो तो आप हर महीने कुछ ना कुछ आपको अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी, ठीक है, रेगुलरली इन्वेस्ट करनी होगी जब आप वर्किंग ईयर्स में, ठीक है। फिर आप जब रिटायर हो जाओगे, जब आपको पेंशन मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत बेनिफिशियल होगी। तो ये होता है नेशनल पेंशन स्कीम। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम मतलब एक ऐसी पेंशन स्कीम जो कि ऐसे एम्प्लॉयज़ की होती है जिनको सैलरी मिलती है हर मंथ, वो मैनेज की जाती है ईपीएफओ के द्वारा। इस स्कीम के अंदर एम्प्लॉय को हर महीने मंथली पेंशन रिसीव होगी रिटायरमेंट के बाद, चाहे इफ़ दे कंप्लीटेड रिक्वायर्ड एज ऑफ सर्विसेज। जैसे कि आपकी कंपनी बोलती है कि आपको 60 साल तक काम करना है, अगर उसके बाद आप रिटायर होते हो 60 ईयर्स के बाद, तो आपको ईपीएस मिलेगा, मतलब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है? लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सेविंग स्कीम होती है जहाँ पे आपको सेफ रिटर्न प्रोवाइड किया जाता है टैक्स बेनिफिट के साथ। रिटायरमेंट्स के मतलब आपकी जो सैलरी है उसमें से हर महीने 10% रख लिया जाता है और फिर आप जब रिटायर होते हो तब आपको ये दे दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं। फिर है एन्यूटी प्लान्स, ऐसे रिटायरमेंट प्लान जहाँ पे पर्सन इन्वेस्ट करता है मनी, या तो लमसम एक साथ 1 लाख रुपए कर दिए, या फिर रेगुलरली मतलब हर महीने 10-10 हज़ार कर लिए, या फिर वो रिसीव होते हैं फिक्स इनकम उसको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इंटरवल्स में हर महीने में। अगर 1 लाख की होगी तो हर महीने 30-30 हज़ार रिसीव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो फॉर्मेशन, और उनके रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है इन्वेस्ट करना मनी डिफरेंट एसेट्स में, रिस्क को कम करने के लिए जो हमारी मनी है उसको इन्वेस्ट करना डिफरेंट एसेट्स में टू रिड्यूस रिस्क। उसके बाद आता है इन दोनों के बीच में को रिलेशन क्या होता है। देखो, डाइवर्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं, रिस्क को कम करते हैं, तभी तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हर जगह। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं इन्वेस्टर को, जो इन्वेस्ट करने वाला है उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि आगे फ्यूचर में कोई लॉस ना हो। पोर्टफोलियो में क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं अलग अलग तरीके जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हमें बैलेंस रिटर्न और सेफ्टी दोनों प्रोवाइड करता है, रिटर्न एंड सेफ्टी दोनों प्रोवाइड करता है ये हमें। अब देखो, इन्वेस्टमेंट करना शेयर्स में, गोल्ड में, फिक्स डिपॉजिट में, तो ये कम करता है रिस्क को। तो क्या रिलेशनशिप है रिस्क और रिटर्न के बीच में? व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न? तो देखो, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होगा, जितना कम रिस्क होगा उतना कम रिटर्न होगा। देखो, रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न भी ज़्यादा, और रिस्क कम तो रिटर्न भी कम, ठीक है। तो ये क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव बोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, ठीक है। कंपेयर करना है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़, मतलब डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, जैसे गोल्ड, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, डेरिवेटिव्स, रियल एस्टेट, रिस्क के तरीके से रिटर्न और लिक्विडिटी और टैक्सेबिलिटी। सबसे पहले देखते हैं ये होते क्या है। इन्वेस्टमेंट कितनी टाइप की होती हैं, देखो पहले गोल्ड, ठीक है। म्यूचुअल फंड आपको पता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर से आपने पैसा लिया और आपने इन्वेस्ट कर दिया एक जगह पे, उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट 5-6 महीने के लिए कर दिया, एफडी करवा दी 50,000 रुपये की, वो आप निकाल नहीं सकते अब। डेरिवेटिव्स एंड रियल एस्टेट, यहाँ पे एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब इनको बोलते हैं। तो अब रिटर्न देखो गोल्ड में मॉडरेट रिटर्न मिलेगा आपको, म्यूचुअल फंड्स में हाई रहेगा। आप इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर्स में तो शेयर्स एकदम से बढ़ सकते हैं तो हाई। फिक्स डिपॉजिट में लो टू मॉडरेट, एक फिक्स होती है परसेंटेज, उतना ही मिलता है आपको। डेरिवेटिव्स में बहुत ज़्यादा हाई होता है, और रियल एस्टेटमेंट भी हाई होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके एसेट्स का प्राइस क्या पता बढ़ जाए। रिस्क यहाँ पे मॉडरेट होता है, ये मॉडरेट से ज़्यादा हाई, यहाँ पे लो होता है, ये वेरी हाई, और ये मॉडरेट। लिक्विडिटी मतलब कितने टाइम के बाद हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे गोल्ड में हाई होती है लिक्विडिटी, यहाँ पे हम जब चाहें जब कर सकते हैं। शेयर्स को भी जब चाहें हम बेच सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट को नहीं कर सकते बिकॉज हमारा फिक्स होता है वो अमाउंट के लिए, यहाँ पे लो होता है। डेरिवेटिव्स को भी कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट एसेट्स को नहीं कर सकते, जबकि जब थोड़ी ना बेच दोगे फर्नीचर को। टैक्सेबिलिटी, यहाँ पे टैक्स देना होता है, यहाँ पे भी टैक्स, यहाँ पे इंटरेस्ट देना होता है, यहाँ पे टैक्स, और यहाँ पे जो कैपिटल आपने गेन किया वो देना होता है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी और टैक्सेबिलिटी।
उसके बाद है टाइम, ये जो हैं ये क्या आएंगे, अब आपके शॉर्ट नोट आएंगे, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट नोट है ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, वो सारे शॉर्ट नोट्स हैं, तो ये पढ़े हुए हैं। वैसे मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगी, देखो बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 40 मिनट्स हो गई होंगी, हाँ। तो हम धीरे धीरे नहीं करेंगे, अब जल्दी जल्दी करेंगे। ये वैसे पढ़े हुए हैं, अगर पहले जो सब्जेक्ट्स थे उन्हीं में आए हुए हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू टाइम के साथ बदलती रहती है। देखो जितने पैसा आज आपके पास है उसकी वैल्यू आगे फ्यूचर में बहुत कम रहेगी, ठीक है। जैसे कि कैसे, जैसे आपके पास आज 1 लाख रुपए है, तो आज 1 लाख रुपए में आप जैसे कि कोई फ़ोन खरीद सकते हो, लेकिन फ्यूचर में आप वो फ़ोन नहीं खरीद सकते। क्यों? फ़ोन का प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो जो वैल्यू है मनी की वो कम हो जाएगी। वैल्यू कम होगी, मनी कमी नहीं होगी, वैल्यू कम होगी उसकी। मनी तो 1 लाख की 1 लाख ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हमने देखा था फिक्स अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करना, कहाँ पे? म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, ताकि रेगुलर सेविंग हो, रिस्क कम हो जाए, और स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा प्लान है। डिजिटल करेंसी, डिजिटल कैश, मनी जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होती है और हम यूज़ करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के लिए, तो उसको बोलते हैं डिजिटल। डिजिटल मतलब ऑनलाइन, और कैश मतलब पैसा, करेंसी मतलब पैसा, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, CBDC, और इसके एडवांटेजेस, एक तो ऑनलाइन करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा और ईजी है ये, ठीक है। गोल्ड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि वैल्यू ऑफ गोल्ड से लिंक्ड होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास रियल में गोल्ड नहीं होता, लेकिन हमारे पास गोल्ड की वैल्यू का शेयर होता है, सेफियर होता है देन फिजिकल गुड्स। हमारे पास फिजिकली नहीं है, लेकिन ये अनटचेबिलिटी है हमारे पास। इंटरेस्ट इनकम देता है ये हमें, कोई स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गोल्ड नहीं है रियल में हमारे पास, उसकी वैल्यू है हमारे पास। करेंसी डेरिवेशंस, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैल्यू ऑफ डिपेंड अपॉन फॉरेन एक्सचेंज रेट के बेस्ड पे ये होते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करते हैं करेंसी के रिस्क को, और इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आपको प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट मेडिकल एक्सपेंसेस और हॉस्पिटल के जो कॉस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग। क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस, ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो कि पे करती है आपके आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट इन केस अगर आप बोरोवर हो, आपने उधार ले रखी है और आपकी डेथ हो गई, तो जो लोन है उसकी जो रीपेमेंट है वो कौन करेगा? आपने अगर ये इंश्योरेंस ले रखा होगा तो ये पेमेंट करेगा, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। देन टैक्स अवॉइडेंस, मतलब टैक्स की लाइबिलिटी को रिड्यूस करना लीगली। यहाँ पे अवॉइडेंस में है लीगल तरीके से टैक्स ना पे करना, और यहाँ पे इलीगल तरीके से टैक्स ना पे करना, इलीगली हाइड करना इनकम को टैक्स पेमेंट की अवॉइड करने के लिए। हिस्टोरिकल रिटर्न, मतलब पास्ट परफॉर्मेंस, रिटर्न अर्न कितने हैं एक इन्वेस्टमेंट से ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स से ये 10,000 के शेयर्स हैं, मैं कह रही हूँ मेरे दोस्त को कि मुझे इन्वेस्ट करने हैं यहाँ पे PW के शेयर्स में, तो वो बोल रहे हैं यार पिछले महीने तो इनके शेयर्स बहुत नीचे गए थे, हिस्टोरिकल रिटर्न बहुत ख़राब दिया था, तो तू मत कर। तो मैं सोच रही हूँ कि हिस्टोरिकल रिटर्न इतना ख़राब है, पास्ट परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है, तो मैं नहीं करना चाहूँगी। पोर्टफोलियो रिस्क, मतलब टोटल रिस्क कितना है किसके साथ? इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ, किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ कितना रिस्क है, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क, मतलब मार्केट रिलेटेड रिस्क जिसको हम नहीं हटा सकते, इतना रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा। अगर महंगाई आ गई तो, कम हो गया तो, इंटरेस्ट रेट बदल गया तो, हमें इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ये सिस्टमेटिक रिस्क है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्टली एसेट्स में की जाती है जैसे शेयर्स, प्रॉपर्टी। इनडायरेक्ट जो कि इंटरमीडिएटरी के थ्रू की जाती है जैसे म्यूचुअल फंड्स में। इस्टेट प्लानिंग, मतलब प्लानिंग करना कि आप कैसे अपनी जो एसेट्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हो आपकी डेथ के बाद। मेरे पास लेट्स से आपके पास 10, मतलब आपके पापा के पास, किसी के भी पास 3 किले हैं, तो उसके पास 3 बेटे हैं, तो वो एक इसको देगा, एक इसको एंड एक उसको। तो मतलब उन्होंने प्लानिंग पहले से कर रखी है कि मेरे मरने के बाद ये पैसे ऐसे ऐसे डिस्प्यूट्स होंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ताकि इनके बीच में झगड़ा ना हो। रिवर्स मॉर्गेज का मतलब सीनियर सिटीजन्स मॉर्गेज कर देते हैं अपने हाउस को, और फिर उनको रेगुलर इनकम मिलती है जो कि बैंक देता है। प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस, जो कि प्रोफेशनल की गलती नहीं की थी और उसने, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर की कोई गलती होगी, लॉयर की कोई गलती होगी, अकाउंटेंट की कोई गलती, उसके कारण से आपको लॉस हुआ है, तो उससे कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करेगा। पेंशन स्कीम्स, मतलब आपकी रिटायरमेंट हो गई, उसके बाद अगर आपको हर महीने रेगुलर इनकम चाहिए तो आपको ये पेंशन प्लान देखने होते हैं, जिसमें आता है नेशनल पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एन्युटी प्लान्स भी आते हैं। फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको प्रोवाइड करता है फिक्स और रेगुलर रिटर्न इन्वेस्टमेंट के अंदर। फिक्स रिटर्न और रेगुलर इन्वेस्टमेंट के अंदर जैसे फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। तो ये हमारा पूरा जो वन शॉट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ हमने कवर कर लिया है। कौन सा सब्जेक्ट है? पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसके हमने
सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लिए, तो ये वन शॉट कंप्लीट होता है। कल आपका एग्ज़ाम है गाइस, ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और जो भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा, आपके एग्ज़ाम के बाद आपको कैसा लगा कि क्वेश्चंस आए या नहीं, समझ आया नहीं, तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। और इसकी PDF चाहिए तो फॉलो स्टेप्स दैट आर गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। ऑल द बेस्ट एवरीवन।